जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब महज 3 या 4 महीनों का वक्त बाकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं इस महासमर के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों की भी गतिविधियां बढ़ गई हैं, वे भी हरकत में आ गई हैं और खास करके महाराष्ट्र में वे इस वक्त काफी सक्रिय हैं। सक्रिय है राजनेताओं के खिलाफ, ऐसे राजनेताओं के खिलाफ जो कि बीजेपी विरोधी पार्टियों में हैं, जो कि इस वक्त विपक्षी पार्टियों में शामिल हैं। इस तरह के राजनेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई बड़ी ही तेज रफ्तार से चल रही है। हाल ही में सूरज चौहान को गिरफ्तार किया गया। सूरज चौहान आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे के काफी करीबी हैं, युवा सेना के नेता थे और इसके अलावा उनके ऊपर यह आरोप लगा कि जब कोविड काल के दौरान तमाम प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू किए जा रहे थे तो उसमें उन्होंने घोटाला किया और उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। अब इस कड़ी में दूसरा नाम आया है रोहित पवार का। रोहित पवार के खिलाफ मामला अलग है। रोहित पवार के ऊपर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव स्कैम में अपनी भूमिका निभाई। यह स्कैम 25,000 करोड़ रुपए का है और इसमें आरोप है कि रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो ने घोटाला किया और सहकारी क्षेत्र की कंपनियों को औने पौने दामों पर खरीदा। नीलामी की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई, उसको मैनिपुलेट किया गया और इसी मामले की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। दरअसल साल 2019 में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सबसे पहले यह मामला दर्ज किया था जब फडणवीस की सरकार थी। उसके बाद साल 2019 में सियासी समीकरण बदल गए, सरकार आ गई महाविकास आघाड़ी की, जिसमें कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया और इन 3 पार्टियों की सरकार हुई। उद्धव ठाकरे बन गए मुख्यमंत्री और फिर मुंबई पुलिस ने वो मामला बंद कर दिया। लेकिन तब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज कर लिया था और ये मामला चल ही रहा है और इसी के सिलसिले में अब रोहित पवार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रोहित पवार इस वक्त, जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त रोहित पवार मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के बेलाड स्टेट में, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है और उनसे पूछताछ चल रही है। अब तक 2 घंटे से ऊपर की पूछताछ हो चुकी है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रोहित पवार को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उनसे पूछताछ खत्म होने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और फिर किसी और तारीख को उन्हें वापस बुलाया जाता है। लेकिन इस बीच एनसीपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर एक जमीनी आंदोलन शुरू कर दिया गया है। जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है, उसके ठीक पीछे एनसीपी का मुख्यालय भी है और रोहित पवार का साथ देने के लिए सुप्रिया सुले और शरद पवार भी वहां पर पहुंच गए। दोनों लोग इस वक्त एनसीपी दफ्तर में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि शरद पवार ने यह कहा है कि जब तक रोहित पवार से पूछताछ खत्म नहीं होती, वे बाहर नहीं आते ईडी के दफ्तर से, तब तक शरद पवार भी एनसीपी का दफ्तर छोड़कर नहीं जाएंगे, वहीं पर बने रहेंगे। इससे पहले रोहित पवार के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले भी हुई थी। उनकी जो कंपनी है बारामती एग्रो, उसके अमरावती में, पुणे में, औरंगाबाद में जो ठिकाने थे वहां पर छापा मारा गया। कुल 6 ठिकानों पर छापा मारा गया था और अब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रोहित पवार अब ईडी के शिकंजे में क्यों फंस रहे हैं, ईडी उनको अपने शिकंजे में क्यों ले रही है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है। तो देखिए, ऐसा है कि रोहित पवार एक महाराष्ट्र की राजनीति में उभरते हुए नेता हैं और पिछली बार जिस तरह से उन्हें चुनाव में जीत मिली, विधानसभा चुनाव में करजत जामखेड़ सीट से वे विधायक चुने गए, तो उन्हें एक लंबी रेस का घोड़ा समझा जा रहा है। उनमें खासा पोटेंशियल देखा जा रहा है, एक उभरते हुए नेता के तौर पर देखा जा रहा है। और हाल ही में जब अजीत पवार ने बगावत की बीते साल जुलाई में, तो उसके बाद रोहित पवार ने अजीत पवार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने दादा शरद पवार के प्रति वफादार बने रहे और इसलिए यह माना जा रहा है, सियासी गलियारों में यही कहा जा रहा है और यही आरोप भी लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि रोहित पवार को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। जबकि अजीत पवार, जिनके ऊपर की बीजेपी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते आई है, उनको सत्ता में साथ में ले लिया है, उनको उप मुख्यमंत्री बना लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई ईडी की रुक गई है। और ना केवल उनके खिलाफ बल्कि और भी कई नेता
अविभाजित शिवसेना के, जिनके खिलाफ बीजेपी आरोप लगाते आई थी, किरीट सोमैया आए दिन जो है बयान जारी करते थे कि हिसाब तो देना ही पड़ेगा, घोटालेबाज कहते थे जिनको, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई रुक गई है। भावना गवली जो शिवसेना शिंदे गुट की सांसद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रुक गई। प्रताप सरनाईक जो कि विधायक हैं शिंदे गुट के, उनके खिलाफ कार्रवाई रुक गई। यशवंत जाधव और यामिनी जाधव जिनके खिलाफ जो है इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई रुक गई। लेकिन जो लोग उस तरफ नहीं गए, पाले के उस तरफ नहीं गए, उनके खिलाफ अभी एजेंसियां कार्रवाई करती नजर आ रही हैं। सियासी गलियारों में भी यही चर्चा है और विपक्ष का भी यही आरोप है। इससे पहले भी संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया, कई महीनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। नवाब मलिक, उनकी गिरफ्तारी हुई, चंद महीनों पहले ही वो जमानत पर बाहर आए और इसके बाद हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को एक्सटेंड किया है। तो कुल मिलाकर यही माना जा रहा है कि जिस तरह से इन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चुनाव से पहले इन नेताओं को ये डराने धमकाने की कोशिश है, यही आरोप लग रहा है, इन पर दबाव बनाने की कोशिश है, इनको कमजोर करने की कोशिश है। 2019 का वाकया मुझे याद आता है कि शरद पवार को भी चुनाव से चंद महीने पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेज दिया था कि आपको हाजिर होना है ईडी के दफ्तर में। तब शरद पवार ने यह कहा था कि देखिए अभी चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे दौरे पर रहना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं संपर्क से बाहर रहूंगा, तो मैं पहले ही आ जाता हूं, मैं खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर हो जाता हूं। और फिर उन्होंने एक तारीख मुकर्रर की कि इस तारीख को मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने आऊंगा। और उसके बाद बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से उस तारीख को एनसीपी के कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर के बाहर पहुंचने लगे। यह चर्चा होने लगी कि क्या शरद पवार को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर यह हुआ कि उनको बुलाने से मना कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर उस वक्त के जो थे वो खुद वहां पर पहुंचे शरद पवार को समझाने के लिए उनके घर पर कि आप मत जाइए, आप जाना टाल दीजिए, अभी आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। कई घंटों तक चले ड्रामे के बाद में आखिरकार शरद पवार ने तय किया कि वो ईडी के दफ्तर में फिर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका एक राजनीतिक संकेत यह गया था कि सत्ता पक्ष को यह लग रहा था कि अगर चुनाव से पहले शरद पवार को बुला लिया जाता है ईडी के दफ्तर में तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, सहानुभूति की लहर पैदा कर सकते हैं और ऐसे में इसका खामियाजा जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो ये एक तरह से बैकफायर करने वाला था। लेकिन अभी जिस तरह से रोहित पवार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या वैसा डर, बैकफायर होने का डर इसमें नहीं है? ये देखना दिलचस्प होगा। तो आगे जो कुछ भी होता है उस पर हमारी हलचल बनी रहेगी, हमारी नजर बनी रहेगी तमाम हलचलों पर। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।